हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं DYBF का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे फॉर्मेट के बारे में। सबसे पहले चैप्टर क्या है ये समझो, फिर फॉर्मेट पे जाते हैं। तो तुमको चैप्टर, और बेहद ईजी चैप्टर है, 15 मार्क्स समझो जेब में आपके। कैसे? पहले तो कंज्यूमर हाउसिंग सोसाइटी होता क्या है, जो सोसाइटी में आप रहते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो वो हाउसिंग सोसाइटी ही है ना। अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें क्या होता है? उसमें भी तो पैसा आता है, पैसा जाता है, इनकम होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें भी बैलेंस शीट बनाई जाती है। ऐसे ही ऐसे सोसाइटी का हमें क्या करना है? फाइनल अकाउंट बनाना है। अभी तक आपने फाइनल अकाउंट क्या क्या किया था? फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, बहुत सारे फाइनल अकाउंट किए। फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंक, है ना, ये सब किया था ना। अब करना है तुमको फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पे लोग रहते हैं, तो वहां का कैसे अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो याद रखो, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में तुमको ना अभी दिमाग में क्या लेके चलना है कि जहां पे मैं रहती हूँ या मैं रहता हूँ, वहां का इनकम और एक्सपेंस हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुमको रिलेट करेगा, वो रिलेट करो तो समझेगा तुमको, चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा फिर। अब यहाँ पे दो चीजें बनाई जाती है। एक बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। आजा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, याद रखो ये चीज। तुमने 12th में एक चैप्टर किया था पता है, जिसका नाम था NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, सुना होगा नाम। अभी तो 3 साल हो गया तुमको। उसमें तुम क्या करते थे? उस कंपनी का मेन मोटिव क्या था? टू प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करना। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी मेन काम क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल। इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझा? आपको पूछा गया, अगर किसी ने पूछा भाई क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी में PNL नहीं बनता है, क्योंकि PNL कहां पे बनता है? जहां पे कोई प्रॉफिट या लॉस का लेना देना हो, बराबर। जैसे अभी अपना क्लास है, अपने क्लास में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये मेरे को मैटर करता है, क्योंकि मैं क्या हूं? प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहा हूं, राइट ना। मेरा मेन बिजनेस क्या है? प्रॉफिट मोटिव है। लेकिन जो बिजनेस सर्विस मोटिव है, वहां पे PNL नहीं बनता है, वहां पे क्या बनेगा आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सर्विस मोटिव सोसाइटी है, इसलिए वहां पे क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होगा और क्रेडिट साइड में क्या होगा? इनकम होगा। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे याद रखो 3 खर्चे होते हैं डेबिट में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चा, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, स्टैब्लिशमेंट का मतलब ऑफिस का खर्चा, जितने भी ऑफिस के खर्चे होंगे यहाँ पे आएगा, और अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में ये 2 ही आता है, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। अब देखो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, वाटर चार्जेस आ गया, है ना, वाटर बिल आता है, देखो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, एक्सपेंसेस ऑन लिफ्ट, अगर सोसाइटी बिल्डिंग है। ऐसा जरूरी नहीं कि माड़ा वही तो माड़े को ही हम लोग बोलेंगे, बिल्डिंग वाले को भी सोसाइटी बोलते हैं, है ना। उसमें लिफ्ट होता है, उसका भी खर्चा होता है, लिफ्ट का मेंटेनेंस वगैरह का। पार्किंग का चार्जेस देते हो आप, पे करते हो। इंश्योरेंस चार्जेस, लीज रेंट, कोई सोसाइटी जिसको हमने लीज पे लेके रखा उसका रेंट देना है, सब खर्चा है अपना। स्टैब्लिशमेंट मतलब ऑफिस का जितना भी खर्चा है, सैलरी, ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कन्वीनियंस, सिटिंग फीस, ऑडिट फीस, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सिक्योरिटी मतलब एक वॉचमैन को रखा है, उसको पगार दे रहे, खर्चा है ना अपना। सब ऑफिस का खर्चा यहाँ पे डाल देने का, ठीक है। थर्ड क्या आएगा? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस क्या होगा? डेप्रिसिएशन। तुमको मालूम है, अगर हमारे पास एसेट है तो एसेट का हर साल क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है, तो उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई टैक्स पे करना बाकी है या पे कर रहे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, यही चीज को मैंने कॉपी पेस्ट मारा है। क्यों? तुमको मालूम है सोसाइटी में एक चेयरमैन होता है, वो चेयरमैन क्या करता है? तुमसे पैसा लेता है और यहाँ पे देता है वापस। तुमसे पैसा लेगा, मैं क्या बोलूंगा? पूनम पार्किंग का पैसा दे, और उस पार्किंग के पैसे को मैं कहीं ना कहीं खर्चा करूंगा।
पूनम इलेक्ट्रिसिटी का पैसा दे और बिल पे करूँगा। मतलब एक तरीके से इनकम और वही पैसा एक तरीके से एक्सपेंस। समझा बात यहाँ पे? इसलिए ये कॉमन आ गया है। देखो तुमको मालूम है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी पेमेंट होते हैं, जितने भी इनकम होते हैं, वो मेंबर से ही होते हैं। किससे होते हैं गाइस? कलेक्शन मेंबर से ही किया जाएगा ना। अभी देखो न्यू ईयर आ रहा है, आपके सोसाइटी में पूजा होगी, पूजा के लिए पैसे लेंगे। हर सोसाइटी में पूजा करवाते, हर सोसाइटी में फंक्शन होता है न्यू ईयर के दिन, तो किससे मेंटेनेंस लिया जाता है? तुमसे ही लेंगे ना भाई, लाओ थोड़ा थोड़ा दो, 1000 रुपए दो, मैं पार्टी रखेंगे हम लोग, राइट कि नहीं? ये चीज है यहाँ पे। प्रॉपर्टी टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है तो मैं चेयरमैन अकेला पे करेगा? नहीं, वो किससे कलेक्ट करेगा? मेंबर से। वाटर का बिल पे करना है, मेंबर से कलेक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना है, मेंबर से कलेक्ट करेगा। मतलब इधर का जो भी खर्चा वो कहाँ से कलेक्शन होगा? मेंबर से। तो हमारे लिए इनकम होगा ना, सोसाइटी के लिए इनकम होगा। यही सेम चीज यहाँ पे भी होगा। जो भी पे कर रहे हैं हम लोग वो यहीं से लेंगे और पे कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। सोसाइटी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर वगैरह में, या सोसाइटी के पास ना, देखो तुमको मालूम है हर साल सोसाइटी हर महीने ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो तुमसे मेंटेनेंस लेती है। 700, 800, 1000 रुपया, 2000 रुपया, जितना जिस हिसाब से बड़ा सोसाइटी होगा उस हिसाब से मेंटेनेंस लिया जाता है। अब समझो मेंटेनेंस का पैसा ज़्यादा आ गया, मतलब पैसा ज़्यादा जमा हो गया है, तो क्या चेयरमैन उड़ाएगा? नहीं, उसको ना क्या करेगा, फिक्स डिपॉजिट करके रख दिया या फिर बैंक में डाल के रख दिया, तो बैंक वाला उसको क्या देगा? इंटरेस्ट। तो इनकम हुआ ना एक तरीके का, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन एफडी, शेयर में लगा दिया पैसा, डिविडेंड, समझा, इन्वेस्टमेंट किया, तो वह सब यहाँ पे आएगा। और अदर इनकम में क्या हुआ तुमको मालूम है? अभी अपना जो फ्लोर है ऊपर समझो टेरेस है, टेरेस पे मैंने क्या किया पता है? टावर लगवा दिया, होता है ना टावर, तो टावर लगा दिया तो मेरे को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा 25,000, 30,000, 40,000, जिस हिसाब से, तो पैसा आ रहा है ना सोसाइटी में। तुमको मालूम है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है जो, उसके ऊपर देखोगे तो टेरेस पे टावर लगे रहते हैं, वो उसका भी क्या मिलता है? रेंट मिलता है। वो रेंट कहाँ पे आता है? सोसाइटी के खाते में आता है। टावर रेंट, ट्रांसफर फीस। ट्रांसफर फीस का मतलब क्या होता है? किसी के नाम पे कोई घर है सोसाइटी को, या फिर कोई रेंट पे रहने आया है, जैसे पूनम मेरे सोसाइटी में रहने के लिए आई, तो एक भाड़ा पता है दे दिया जाता है, वो पैसा मिलता है ना अपने को, ट्रांसफर फीस। समझे? यहाँ पे बहुत सारी चीजें, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। कोई भंगार है सोसाइटी में, कोई सामान था वो भंगार था, उसको भंगार में बेच दिया, पैसा मिला, सेल ऑफ स्क्रैप। जो भी इनकम होगा अदर इनकम में आएगा, बाकी सब इधर। समझा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बहुत इजी है, खाली ये सब पढ़ने का बस। एक दो बार ऐसे देख लोगे ना और 2-3 सम किया तो दिमाग में बैठ जाएगा तुम, क्योंकि इससे रिलेटेड और इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं तुमको, जो भी मैंने लिख के दिया है। फिर आते हैं बैलेंस शीट। यहीं पे तुमको थोड़ा हेडिंग से याद करनी है। 11 हेडिंग्स है यहाँ पे दोनों में, लायबिलिटी और एसेट्स में, और दोनों में तुमको ध्यान रखना है। बहुत इजी है यहाँ पे। देखो सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल लायबिलिटी में। शेयर कैपिटल 2 तरीके का होता है, एक होता है ऑथोराइज और एक होता है इशूड एंड पेड अप। ऑथोराइज कैपिटल कभी भी टैली में नहीं काउंट होता है, याद रखो। ऑथोराइज कैपिटल कभी भी टैली में काउंट होगा नहीं, वो खाली नाम के लिए लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल ही मेन कैपिटल होता है। क्वेश्चन में 2 कैपिटल दिए देंगे, ऑथोराइज और इशूड। ऑथोराइज नाम के लिए लिखने का और इशूड जो है तुम यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड आता है और सिंकिंग फंड आता है। इन सबका ना एक फॉर्मेट है, मैंने फॉर्मेट लिख के नहीं दिया, नहीं तो और फॉर्मेट बड़ा बनता था। जस्ट ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं, ओपनिंग प्लस कुछ और चीजें फिर माइनस क्लोजिंग है, ऐसा कुछ है। वो मैं आप उन सब में डायरेक्ट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं उसमें। ये खाली नाम के लिए, इसमें कुछ ऐसे फॉर्मेट है ना जो नाम के फॉर्मेट है, उसमें कभी कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जैसे स्टाफ प्रोविडेंट फंड, इसमें कभी कुछ नहीं आएगा, खाली इसको नाम के लिए लिखना है। तो तुम बोलोगे सर लिखेंगे क्यों? नहीं, लिखना पड़ेगा आपको।
ये फॉर्मेट एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। समझे? यहाँ पे हेडिंग्स भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा, ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन, पढ़ाया ना हमने, डिबेंचर आ गया, लोन्स ओवरड्राफ्ट हो गया, वो सब यहाँ पे आप डाल दोगे। अनसिक्योर्ड लोन में क्या आएगा? बिल्स पेबल आता है, याद रखो, खाली एक ही चीज ज्यादा करके आता है इसमें। और 6 में डिपॉजिट, क्वेश्चन में डिपॉजिट दिया रहेगा, समझ आने का डिपॉजिट डिपॉजिट्स में जाने वाले, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज यू नो क्रेडिटर्स आता है, एडवांस फ्रॉम मेंबर्स। फिर देखो ये जो अनपेड डिविडेंड है इसके अंदर भी कुछ भी नहीं आएगा कभी, ये जो 8वां हेडिंग है अनपेड डिविडेंड, इसमें भी कभी भी कुछ भी नहीं आने वाला है, खाली हेडिंग है नाम के लिए। इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू बट नॉट पेड, ये भी जस्ट हेडिंग है, इसमें भी कुछ आएगा नहीं आपको, इसलिए मैंने अमाउंट नहीं लिखा है यहाँ पे। अदर लायबिलिटीज कुछ भी नहीं आएगा। देखो 1 2 3 ये 4, ये 4 खाली हेडिंग्स है बस, इसमें कभी कुछ आपको आएगा ही नहीं पोस्टिंग के लिए। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये मेन है आपका लायबिलिटी में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा? लास्ट ईयर का कुछ सरप्लस दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको यहाँ पे लिखने का, उसमें से माइनस करने का कुछ लास्ट ईयर का अगर पीएनएल वगैरह दिया रहेगा तो, और ऐड करने का करंट ईयर का सरप्लस। तुम इसको टैली करोगे ना तो तुमको या तो सरप्लस मिलेगा या तो डेफिसिट मिलेगा। सरप्लस आया तो ऐड कर लेंगे, डेफिसिट आया तो माइनस करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेना है अपने को अभी। ये लायबिलिटी का पार्ट हो गया। एसेट में क्या होगा? कैश एंड बैंक बैलेंस, इसमें कैश इन हैंड और कैश इन बैंक आता है, बस 2 ही आता है। इन्वेस्टमेंट में आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गोल्ड में, सिक्योरिटी में, है ना, शेयर्स में कर रहे हो, डिबेंचर्स में कर रहे हो, तो यहाँ पे आएगा। फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भी स्टाफ प्रोविडेंट फंड है, बट इसमें कभी कुछ आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। लोन्स एंड एडवांसेस में याद रखो, लोन आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस इसके अंदर आएगा। और 5वां है सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स, डेटर्स याद रखो, डेटर्स के अंदर खाली एक ही चीज और वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्यूज फ्रॉम मेंबर, ये हमेशा आता है। ड्यूज फ्रॉम मेंबर दिया रहेगा तो पोस्टिंग कहाँ पे होगा? डेटर में होगा। मेंबर मतलब डेटर ही होता है, याद रखो। 6 करंट एसेट, करंट एसेट में स्टॉक आता है, हाँ ये और भी आते हैं लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट है वही लिख के दिया हो मैंने तुमको। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में तुमको मालूम है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, और क्या आएगा तुम्हारा? इक्विपमेंट आएगा, फर्नीचर आएगा, ये सब आएगा तुम्हारा। 8 में मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस में यहाँ देखो गुडविल आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आता है, वो सब यहाँ पे मिसलेनियस में आ जाएगा। अदर आइटम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखना है। अदर आइटम में 2 चीजें क्या आती है? इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट और वाटर डिपॉजिट। अब बोलोगे सर डिपॉजिट है तो यहाँ पे आना चाहिए, बराबर ना, लेकिन ये डेबिट में दिया होगा। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, तो ये क्रेडिट में दिया होगा तब हम लोग लिखेंगे। ये डेबिट में दिया है तो एसेट में आएगा, अदर इनकम में। पोस्टिंग करेंगे तो बताऊंगा। वो बाकी 2 नाम के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, करंट लॉसेस, वो कुछ नहीं आएगा उसमें। समझा बात? यहाँ पे हो गया आपका सब, इतना ही करना है। फॉर्मेट आप पढ़ो अच्छे से, देख लो फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लो, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं? सम करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ कहने थे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।